हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, कंफर्म करें वो क्विकली आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर दीजिए कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। तो जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, वी शैल बी एबल टू स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन मॉड्यूल ए चैप्टर 2 इसके ऊपर है। दिस नॉट चैप्टर 1, इट इज चैप्टर 2। और ये चैप्टर हमारा रेमिटेंसेस के ऊपर है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसको शॉर्ट में हम LRS कहते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। और ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है, यानी ऐसी क्लास जिसमें पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। और फिर पेपर में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, आप उन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर सको। तो चलें शुरू करते हैं डिस्कशन आज के इस लेसन को। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के मुताबिक जितनी भी ट्रांजैक्शंस, जितना भी लेन देन फॉरेन एक्सचेंज में किया जाता है, तो उसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। सो ये दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक कैटेगरी है कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन और दूसरी कैटेगरी है करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, और उसके लिए जो डेफिनेशन है दैट इज प्रोवाइडेड इन फेमा इटसेल्फ। तो चलिए फेमा की ये डेफिनेशन क्या है और कहाँ प्रोवाइडेड है, इसको देखते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सबसेक्शन 2E फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन कहाँ पे अवेलेबल है, सो इट इज अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 2E, यानी सेक्शन 2 का सब सेक्शन E है, वहाँ पे इसका डेफिनेशन है। तो देखिए ये डेफिनेशन क्या है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स ए ट्रांजैक्शन which alters assets and liabilities including contingent liabilities outside India of person resident in India or asset liability in India of person resident outside India। तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? तो इसका मीनिंग है वो ट्रांजैक्शन जो ऑल्टर कर देती है, चेंज कर देती है, किसको? एसेट को, लाइबिलिटी को, जिसमें कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी शामिल रहेंगी। कहाँ चेंज कर देती है? आउटसाइड इंडिया। किनकी चेंज कर देती है? पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया। और एसेट लाइबिलिटीज इन इंडिया किसकी? पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सो लेट अस से वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वी हैव लेट अस से जॉनसन म्यूचुअल फंड ऑफ USA। अगर ये कोई ऐसी ट्रांजैक्शन अंडरटेक करते हैं SBI आउटसाइड द कंट्री अब्रॉड, जिससे SBI की या तो एसेट में कोई चेंज आती है या लाइबिलिटी में चेंज आती है। फॉर एग्जांपल SBI एक लोन रेज करता है से इन लंदन, इससे SBI का लाइबिलिटी क्रिएट होता है आउटसाइड इंडिया। तो अगर लाइबिलिटी क्रिएट हो या एसेट क्रिएट हो, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसी प्रकार से US का जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टमेंट करता है, जिसको हम समटाइम FDI भी बोल देते हैं।
अगर वो FDI इन्वेस्टमेंट करता है, से ए कंपनी XYZ लिमिटेड इन इंडिया, तो ये ट्रांजैक्शन भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बन गया। यानी अगर कोई विदेशी कंपनी है, उसकी एसेट लायबिलिटी इंडिया में चेंज होती है, या कोई देसी कंपनी है, उसकी एसेट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया जिसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी भी शामिल है, चेंज होती है, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस। अब इसकी एग्जाम्पल और नोट कर लेते हैं। ए रेजिडेंट इंडिविजुअल बाय इन्वेस्टिंग अब्रॉड इन इक्विटी ऑफ ओवरसीज कंपनी, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इंडिया में है, लेटर से Z है, वो इन्वेस्टमेंट कर देता है सिक्योरिटीज में, इक्विटी में, कहाँ, किसी ओवरसीज कंपनी, और उसके बदले में उसको शेयर्स मिल जाते हैं, तो इससे उसका एसेट क्रिएट हो जाता है आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया एसेट क्रिएट हुआ, तो दिस मीन इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ए रेजिडेंट इंडिविजुअल बाय इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी अब्रॉड, सिमिलरली अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है आउटसाइड द कंट्री, तो वो ओनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का जो आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे भी एक एसेट क्रिएट हो गया, तो दोनों ही सिचुएशन में एसेट क्रिएट हो गए, तो दिस ऑल्सो इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो आई एम श्योर हमको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फुल्ली अंडरस्टूड। इस प्रकार का एक कमेंट दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो एक फीडबैक हो जाएगा दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बाद अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है, पहले तो हम नोट करेंगे ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। तो ये फेमा का सेक्शन 2 सब सेक्शन जे है। तो यहाँ पे ये सब सेक्शन ई था और यहाँ पे ये सब सेक्शन जे है। इसके मुताबिक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज ए ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो ये डेफिनेशन रिलेटिवली सिंपल है, एंड इट इंक्लूड्स पेमेंट कनेक्टेड टू ट्रेड, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद ट्रैवल, फैमिली मेंटेनेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो है कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं है, तो जिसको हम यहाँ पे क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो उसको हम यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे और उसको हम कहेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो डेफिनेशन रन्स लाइक दिस, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट नहीं है वो करंट अकाउंट है। तो ये इस प्रकार से नहीं होगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो करंट अकाउंट नहीं है वो कैपिटल अकाउंट है, नो, इस प्रकार से नहीं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट नहीं है वो करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन है। और उसमें एग्जाम्पल क्या क्या ले लेते हैं। पेमेंट्स कनेक्टेड टू ट्रेड, यानी हम इंपोर्ट्स करते हैं उसकी पेमेंट कर रहे हैं। लोन लिया है हमने कंट्री के आउटसाइड, उसके ऊपर हम लोन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट हमने किया कंट्री के आउटसाइड, उसके ऊपर हमें इनकम मिल रही है। जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, जो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम है, इंटरेस्ट है, वो हमारी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। अगर हमने लोन लिया आउटसाइड द कंट्री तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन है। इसी प्रकार से एक्सपेंसेस हमारे ट्रैवल के हो सकते हैं, फैमिली मेंटेनेंस के हो सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे बनेंगे हमारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल एक बार और ले लेते हैं, हालांकि डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ए पेरेंट रिमिटिंग फंड्स टू डिपेंडेंट सन और डॉटर अब्रॉड टूवर्ड्स एजुकेशन एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस ऑफ द स्टूडेंट अब्रॉड, ये ट्रांजैक्शन आ जाएंगी हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर।
तो आई एम श्योर क्लियर डिस्टिंक्शन अब हमें हो गया कि कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन क्या है और करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन क्या है। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, इनको लेकर के लगातार क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे फेमा की इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन कौन सी हैं। सो फेमा में बहुत सारी सेक्शंस हैं, लेकिन कुछ सेक्शंस को लेकर के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो सेक्शंस कौन कौन सी हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या है? इससे पहले हमने सेक्शन 2E और सेक्शन 2J हमने देख लिए, कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सेक्शन 4, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया shall acquire, hold, own, possess, transfer any foreign exchange or any foreign exchange security or any immovable property situated outside India unless it was acquired while being a non-resident. Let us say X अब रेजिडेंट है, प्रीवियसली एक्स NRI था। अगर उसने NRI होते हुए कोई सिक्योरिटी, कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी परचेज की, होल्ड कर रहा था, ओन करता है, पोजेस करता है, जब वो रेजिडेंट था तो वो ट्रांजैक्शन अलाउएबल है। लेकिन अगर एक्स NRI ना होता, वो केवल रेजिडेंट होता, तो उस केस में ना तो परचेज कर सकता है कोई सिक्योरिटी, यानी हम लोग हैं, वी कैन नॉट परचेज, वी कैन नॉट होल्ड, वी कैन नॉट ओन, वी कैन नॉट पोजेस, वी कैन नॉट ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और एनी फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। तो दो सिचुएशन है जिसमें ये परमिटेड है। एक, अगर हम पहले नॉन रेजिडेंट थे, नॉन रेजिडेंट होते हुए हमने ये किया, या सेकेंडली हमें फेमा में जो एक्सेप्शंस हैं वो हमें परमिट करती हैं। जैसे कुछ कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं वो हम कर सकते हैं, तो वो परमिटेड है। लेकिन जनरल जो रूल है वो यही है कि इन सभी में डील करना इट इज़ प्रोहिबिटेड। ये एक जनरल रूल है और इस जनरल रूल के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन जो हैं वो एग्जेम्पशंस हैं या एक्सेप्शंस हैं which are allowed by Reserve Bank of India. Under liberalization, ग्लोबलाइजेशन के दौरान रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट अब्रॉड इन प्रॉपर्टी और इक्विटी सब्जेक्ट टू एडहेरिंग टू एक्सटेंट गाइडलाइंस। तो जैसा मैंने कहा था, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को अब लिबरलाइजेशन के चलते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट की जा सकती हैं, अकाउंट खोले जा सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज की जा सकती है, इक्विटी परचेज की जाती है, और उसके लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस है, एक्सटेंट करंट गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तो ये था सेक्शन 4, प्रोहिबिशन होल्डिंग ऑल दीज। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6, एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज to or from authorized person for a capital account transaction, that is any class or classes of capital account transactions which are permissible and the limits up to which such transactions are permissible according to extant guidelines under the act। तो ये सब सेक्शन या सेक्शन क्या कहता है? कोई भी पर्सन यानी रेजिडेंट पर्सन सेल कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज को, या सेल या ड्रॉ करेगा किसके साथ? ऑथोराइज्ड पर्सन से। और ऑथोराइज्ड पर्सन कौन है? या तो वो हैं ऑथोराइज्ड डीलर्स, या वो हैं फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स। यानी एक्स एंड वाई आपस में फॉरेन एक्सचेंज को सेल परचेज नहीं कर सकते। तो एक्स वाई को, वाई एक्स को फॉरेन करेंसी सेल परचेज नहीं कर सकता। एक्स को अगर फॉरेन करेंसी चाहिए, वाई को अगर फॉरेन करेंसी बेचना है, तो वो किन के पास जाएंगे?
ऑथोराइज्ड पर्सन के साथ, यानी या तो एडी के पास जाएंगे या एफएफएमसी के पास जाएंगे। जो भी परमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं इनको, वो ट्रांजैक्शन केवल इनके साथ हो सकती हैं। सो किसी भी तरह की कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन हो या इवन करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हो जो परमिटेड हों, उनकी लिमिट्स सेटअप की जाती हैं। तो विद इन दोज लिमिट्स, सो दिस कैन बी डन विद एडी और एफएफएमसीज ओनली। तो ये रिस्ट्रिक्शन है ओनली टू डील विद ऑथोराइज्ड पर्सन्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 10C की। सो व्हाट इज सेक्शन 10C? सेक्शन 10(6). एनी पर्सन अदर देन एपी, ऑथोराइज्ड पर्सन को छोड़ दीजिए, एनी पर्सन हु हैज acquired or purchased foreign exchange does not use it for such purpose or does not surrenders it to authorized person within the specified period if such person exchange is not used or uses the foreign exchange so acquired or purchased for any other purpose not permissible under provisions of act shall be deemed to have committed a contravention of the provisions of the act। authorized person को छोड़ दें, अगर कोई भी पर्सन इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को अक्वायर करता है, परचेज करता है, या जो उसने परचेज की है वो किसी और पर्पस के लिए यूज करता है, उस पर्पस के लिए यूज नहीं करता जिस पर्पस के लिए उसको परचेज किया गया है, या वो परचेज उसके पास बच गई है, उसको वो सरेंडर नहीं करता है टू द ऑथोराइज्ड पर्सन, और वो भी स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान, तो माना जाएगा कि उस पर्सन ने कॉन्ट्रावीन किया है फेमा को, यानी फेमा के प्रोविजन जो हैं उनका उल्लंघन किया है। सो एक्स ने फॉरेन करेंसी परचेज की फॉर ट्रैवल अब्रॉड। अब एक्स इसको यूज नहीं करता है, ना ही ट्रैवल करता है, यूज कर लेता है किसी और पर्पस के लिए, और अगर बच गई तो उसको वो सरेंडर नहीं करता है। इन सभी सिचुएशन में ये माना जाएगा कि एक्स ने फेमा के जो प्रोविजंस हैं उनका उल्लंघन किया, उनको कॉन्ट्रावेन किया, और कॉन्ट्रावेंशन के लिए देयर इज पनिशमेंट। तो सेक्शन 10(6) क्या कहता है? स्पेसिफाई करता है कि अगर कोई पर्सन इंडियन रेजिडेंट परचेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को, उसको किसी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करता है, या उसको ऑन टाइम सरेंडर नहीं करता, तो माना जाएगा कि उसने कॉन्ट्रावेंशन किया है फेमा का, उल्लंघन किया है फेमा का। Now, Section 11. To secure compliance of provisions of this Act, that is FEMA, RBI may give to authorized person any direction with regard to making payments or desist from doing any action relating to foreign exchange or foreign security with regard to furnish such information in such manner as it deems appropriate with regard to failure to furnish such information or filing any return, impose a penalty which may extend up to ₹10,000 and in case of continuing contravention with additional penalty which may extend to ₹2,000 every day। एक्ट की कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर्स दी गई हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी अथॉराइज्ड पर्सन को डायरेक्शन इशू कर सकता है कि अगर अथॉराइज्ड पर्सन कोई पेमेंट करता है या अथॉराइज्ड पर्सन को कहा गया है कि वो कोई एक्शन नहीं करेगा, डिजिस्ट करेगा फॉर डूइंग सम एक्शन रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी, या अथॉराइज्ड पर्सन कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो भी उस प्रकार से उस मैनर में जैसे उसको बोला गया है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करता या वो रिटर्न फाइल नहीं करता, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेनल्टी इंपोज कर सकता है। पेनल्टी कितनी हो सकती है? ₹10,000 का, और अगर वो उल्लंघन कंटिन्यू रहता है तो फिर पर डे ₹2,000 का पेनल्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपोज कर सकता है।
तो ये पेनल्टी किन के ऊपर इम्पोज होगी? अथोराइज्ड पर्सन्स को, अगर वो इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करते जो आरबीआई ने मांगी है, या वो रिटर्न सबमिट नहीं करते जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मांगी है। तो ये है सेक्शन नंबर 11। देखिए, सारी की सारी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, और कई सेक्शंस में तो एक से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। फ्रेंड, इससे पहले कि हम और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करें, ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी हम अंडरस्टैंड कर लें। इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, जो फ्री क्लास आप यूट्यूब के ऊपर एंजॉय करते हैं या उसका रिकॉर्डिंग एंजॉय करते हैं, क्या वो एनफ है टू पास द एग्जाम? आंसर इज नो, क्योंकि इस क्लास में हम हर चीज़ को नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्टेंट। लेकिन ये क्लास बहुत यूजफुल है स्कोरिंग बैटर के लिए। अगर आप पेपर में फेल हो जाते हैं 43 लेकर के, 46 लेकर के, 47 लेकर के, और इस क्लास को आप ज्वाइन करते हैं लगातार, तो फिर आप पास हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये स्कोर को बेटर करती है। आपके 43 को ये 47 बना सकती है, आपके 47 को ये 51 बना सकती है, लेकिन जो बेसिक 43 हैं वो आपको लेके आने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको चाहिए फुल सिलेबस को कवर करना। तो जब आप फुल सिलेबस को कवर करते हैं, फिर आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज बेटर बनती हैं। सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप IIBF बुक्स को यूज करते हैं तो उनमें कुछ इश्यूज हैं। इश्यू क्या है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी लगती है, और आप बार बार उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसके चलते लॉट ऑफ टाइम यू हैव टू स्पेंड, और टाइम आपके पास ऑलरेडी बहुत कम है। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको थोड़े मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और केस स्टडी तो ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेंगी आपको। और अगर आप ये सारा कुछ नहीं करते हैं तो फिर पास होने की पॉसिबिलिटी रह जाती हैं बहुत कम, आप पूरे सिलेबस को ही नहीं कवर कर पाते। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। प्राइस हमने ज़रूर कम रखी है, लेकिन क्वालिटी को हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। लो प्राइस में भी हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे वीडियो लेसन में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत आसान करके समझाते हैं, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हो और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हो। तो जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग तो इम्प्रूव होती ही है, साथ में आपका टाइम भी बहुत सारा सेव हो जाता है, जिसके चलते आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाते हो। हमारा जो केस स्टडीज़ हैं, इस पैकेज में आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिलेंगी, जिससे आप CIB में पूछे गए केस स्टडीज़ को भी आसानी से हैंडल कर सकते हो। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। यानी आपके ये ऑल द 4 इश्यूज़ जो आपको पास होने में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं और आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज कर जाती हैं। अब ये अवेलेबल कहाँ है? तो अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू, अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट को इमीडिएटली लॉगिन कर लीजिए, उसके कोर्स पेज में जाइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इस सेशन के तुरंत बाद कम से कम एक बार वेबसाइट को ज़रूर लॉगिन कर लेना, ताकि आपको वहाँ की डिटेल्स जो हैं वो पता चल सकें। तो चलते हैं अब हम अगले पार्ट के ऊपर। तो हम सेक्शन 11 को कर रहे थे। सेक्शन 11 के बारे में ही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ए nutshell, this section is about how foreign exchange business has to be conducted by authorized person and powers of Reserve Bank of India to penalize APs in case of any breach or any procedure। तो सेक्शन 11 ब्रॉडली क्या कहता है कि जो अथोराइज्ड पर्सन हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कैसे कंडक्ट करना है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पावर्स क्या है पेनल्टीज इंपोज करने की। अब लास्ट हमारा सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन नंबर 13।
एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एनी रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे हम केवल अथोराइज्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम एनी पर्सन की बात कर रहे हैं। तो इस एनी पर्सन के बी से एक्स, दिस एनी पर्सन में बी ABC लिमिटेड, दिस एनी पर्सन में बी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रावीन करता है इस एक्ट के प्रोविजंस की या इसके अंदर जो रूल हैं, रेगुलेशंस या नोटिफिकेशन है उनकी, तो उसके बारे में फैसला किया जाएगा, एडजुडिकेट किया जाएगा। अगर उसको माना गया कि वो दोषी है तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? थ्राइस द अमाउंट इन्वॉल्व। तो अगर उस कॉन्ट्रावेंशन के अंदर 4 लाख रुपीस का अमाउंट इन्वॉल्व है तो पेनल्टी कितनी बन जाएगी? 12 लाख की पेनल्टी बन जाएगी। इन्वॉल्व इन सच कॉन्ट्रावेंशन वेयर अमाउंट इज क्वान्टिफाइएबल। तो जहां अमाउंट क्वान्टिफाइएबल है, अगर 4 लाख का कॉन्ट्रावेंशन है तो अमाउंट क्वान्टिफाइएबल है, तो वहां पे 3 टाइम्स। और अगर अमाउंट क्वान्टिफाइबल नहीं है तो फिर पेनल्टी रहेगी अप टू ₹2 लाख। तो वेयर कॉन्ट्रावेंशन इज नॉट क्वान्टिफाइएबल। और अगर उस कॉन्ट्रावेंशन को कंटिन्यू किया जाता है तो फर्दर पेनल्टी लगेगी ₹5,000 पर डे। सो ड्यूरिंग फर्स्ट डे ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन फॉर एवरी डे आफ्टर फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे की पेनल्टी तो हम नोट कर चुके हैं, इट कैन गो अप टू ₹2 लाख और अप टू थ्राइस द अमाउंट। लेकिन सब्सिक्वेंटली ₹5,000 की पेनल्टी लगेगी फॉर एवरी डे ऑफ दैट कॉन्ट्रावेंशन पीरियड। तो अगर हम इसको शॉर्ट में कहना चाहें, इन ए नटशेल कहना चाहें, तो ये सेक्शन किसके बारे में है? अबाउट पेनल्टीज विच में बी इम्पोज्ड फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ फेमा। सो इन दोनों सेक्शन में, सेक्शन 11 में, सेक्शन 13 में बेसिक अंतर क्या है? तो बेसिक अंतर है कि सेक्शन 11 जो है वो ऑथोराइज्ड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है और जो सेक्शन 13 है वो किसी भी पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है। और दूसरे दोनों में जो फाइन का अमाउंट है दैट इज एंटायरली डिफरेंट। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अब इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या बनते हैं, इतना कुछ हमने डिस्कस किया है तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, ए ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया of person resident in India और asset liability in India of persons resident outside India। तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, कैपिटल फ्लो ट्रांजैक्शन या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आई एम श्योर अब तो आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो अपनी कॉपी में आंसर को लिख लीजिए और अगर आप लाइव क्लास में थे चैट बॉक्स के अंदर आंसर दे दीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर ना टाइप करें। तो कॉपी में अगर आंसर आपने लिखा है कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है तो फिर आपका आंसर सही है, क्योंकि जब भी एसेट लायबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट है वो भी किसी दूसरे कंट्री में, तो दैट इज बीइंग श्योर कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन होगा। Capital account transactions are defined under which section of FEMA 1999? कैपिटल अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन है फेमा के किस सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं? सेक्शन 5B, सेक्शन 2E, सेक्शन 3A, सेक्शन 4C। तो कहां पे डिफाइंड है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन? फेमा के किस सेक्शन में अवेलेबल है? तो रिकॉल करें किस सेक्शन में, कॉपी में अपना आंसर नोट कर लीजिए, फिर आंसर को कंपेयर करिए विद द आंसर आई प्रोवाइड। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 2E, यानी सेक्शन 2 का सब सेक्शन E। जो डेफिनेशन है फेमा की, ज्यादातर डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो ये एक क्लू है आंसर देने के लिए, बहुत सारी मिल जाएंगी आपको इसमें। यानी अगर आपको ना आता तो आप ये चांस ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप हमें पोस्ट करिए, हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेक्शन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा सेशन तो इसको डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन अगर वो यूज़फुल लगा है तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें। जब आप किसी भी सेशन को लाइक करते हो तो YouTube अपने लेवल के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सेशन को दिखाने की कोशिश करता है, यानी आपका लाइक करना मीन्स यू आर हेल्पिंग मैनी अदर स्टूडेंट्स थ्रू YouTube। डायरेक्टली भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर इसके लिंक को शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर आपको हमारी बहुत सारी क्लासेस उनके लिंक नहीं मिलते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, वो भी बेल आइकन के साथ। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया वो भी बेल आइकन के साथ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको कॉन्टिन्यूसली मिलते रहें। फ्रेंड, आज के इस सेशन से रिलेटेड जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, यानी नेक्स्ट सेशन में उनको डिस्कस करेंगे, तो ज़रूर देखें उसको। तो अभी हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।